नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर थर्ड को पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर का शीर्षक है ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात समाश्रित संविदाओं के विषय में। चैप्टर का नाम है समाश्रित संविदाओं के विषय में। नाम से ही स्पष्ट है कि समान रूप से आश्रित संविदाएं, ऐसी संविदाएं जो किसी अन्य बात पर जो है निर्भर करती हों, उसे समाश्रित संविदा कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 से 36 तक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन दिया गया है। ठीक है। अब सामान्यतः जो संविदाएं हैं वो पक्षकारों के अधिकार संविदा के तुरंत बाद प्रवर्तनशील हो जाते हैं। कोई संविदा की जाती है तो उसमें पक्षकार के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो तुरंत बाद से फंक्शनिंग होने लगती है। आप उसे इन्फोर्स करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या स्थिति होती है कि कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं और उसमें पक्षकार अपने अधिकारों का प्रवर्तन जो है, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट पार्टीज जो हैं, वो फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट पर, वो इवेंट हो या न हो, इस बात पर टाल देते हैं। तो इन्हीं प्रकार की संविदा को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। इनके और सारे भी नाम हैं, जैसे इसे समाश्रित संविदा, आकस्मिक संविदा और सापेक्ष संविदा भी कहा जाता है। तो डिफिनीशन इसकी यही है, डिफिनीशन दी गई है सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, और डिफिनीशन सरल शब्दों में यह लिखी गई है कि समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सम आश्रित संविदा अर्थात किसी भी ऐसी संविदा जिसके संपार्श्विक, जिसके कोलेट्रल जो है वो कोई घटना के घटित होने पर या घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए जो संविदा की जाती है उसे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे एक इलस्ट्रेशन से बहुत क्लियर कर लेते हैं। ख जो है वह क से संविदा करता है कि यदि ख का घर जल जाएगा ना, तो वह क को 10,000 रुपए देगा। यह कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? तो 10,000 रुपए लेने के लिए क जो है तभी ख को बाध्य कर सकता है जब घर उसका जले। तो यानी कि घर का जलना जो घटना है उसके घटित होने पर ही आप इन्फोर्स करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। इसलिए यह जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके इसेंशियल्स क्या होते हैं? निम्न बातें अगर दिखती हैं, डिफिनीशन से यह निकल कर आती हैं कि निम्न बातें हों तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। जैसे कुछ करने या न करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। दूसरा, यदि कोई इवेंट होती है या नहीं होती है। तीसरा, यह घटना उस कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल होना चाहिए। घटना और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के कोलेट्रल होने चाहिए। ठीक है। तो इसके जो है अनिवार्य शर्तों को अगर देखें, कंपलसरी दो ही कंडीशंस होते हैं इसमें। या घटना का अनिश्चित प्रकृति का होना, मतलब घटना हो भी सकती है, घटना नहीं भी हो सकती है, और उसका जो है घटना का, इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट से कोलेट्रल होना। ये दो इसेंशियल्स अगर हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इतनी सी बात सेक्शन 31 में बताई गई है डिफिनीशन के बारे में। इसमें एक बहुत ही लीडिंग केस है, चंदूलाल हरिजीवन दास बनाम सीआईटी। चंदूलाल हरिजीवन दास बनाम सीआईटी, यह 1967 का बात है। इसमें यह जो है जजमेंट आया कि सभी बीमा की संविदाएं जो हैं वो जीवन बीमा को छोड़कर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जितनी भी इंश्योरेंस हैं, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक और केस है वलियामल रंगराव बनाम मुथु अरुणा स्वामी, 1982 का बात है। वलियामल रंगराव बनाम मुथु अरुणा स्वामी। इसमें कहा गया कि मुकदमे की सफलता पर भुगतान का वचन जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कोई मुकदमा अगर सफल हो जाए
तो हम पेमेंट करेंगे। इसके लिए की गई संविदा जो है कंटिजेंट है। फिर कंटिजेंट क्यों है? तो मुकदमा के सफल होने पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है। अगर मुकदमा सफल नहीं हुआ तो भुगतान के लिए आप जो है वाद नहीं ला सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन 31 देखा, इसमें डिफिनीशंस ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताई गई थी और दो केसेस हमने देखे। अब जो है सेक्शन 32 से 36 तक समाश्रित संविदाओं के प्रवर्तन संबंधी रूल बताए गए हैं कि किस तरह से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स होती है। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं। सेक्शन 32 में बताई गई है कि ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। मतलब इसमें यह बताया गया है कि वह कॉन्ट्रैक्ट जो किसी इवेंट के हो जाने पर कोलेट्रल हो, मतलब वो इवेंट होगा तभी इन संविदाओं को जो है आप इन्फोर्स करा सकते हैं। यदि इवेंट नहीं होता है तो संविदाओं को इन्फोर्स कराना पॉसिबल नहीं है। और यदि इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी समय वॉइड हो जाता है। अर्थात इसमें जो है यह बताया गया है कि उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनसर्टेन और फ्यूचर के इवेंट के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तो उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता और यदि जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। तो इसका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि सेक्शन 32 में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसका इन्फोर्समेंट आप तभी करा सकते हैं जब कोई भविष्य की घटना जो कि अनिश्चित है वो घटित होती हो। और यदि वह घटना असंभव हो जाती है तो संविदाएं शून्य हो जाती हैं। इसे एक दृष्टांत द्वारा समझते हैं कि ख जो है उससे क संविदा करता है ख से कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। क से ख से क संविदा करता है कि ग के मरने के पश्चात यह क जीवित रहा तो वह ख का घोड़ा खरीद लेगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता जब तक कि क के जीवन काल में गौ मर न जाए। तो मैंने बताया कि इवेंट के घटित होने पर ही आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। तो क के जीवन काल में यदि गौ मर जाता है तो ख अपना घोड़ा क को बेचने के लिए और क द्वारा उसे क्रय करने के लिए इन्फोर्स करा सकता है, वाद ला सकता है। लेकिन जब तक गौ जीवित है, मर नहीं जाता, तब तक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। एक और मैंने बात बताई थी कि यदि इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाती है। सपोज करिए कि ख से क ने संविदा की थी कि ग के मरने पर वह उसका घोड़ा क्रय कर लेगा। अब ग से पहले क ही मर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाती है। यह बात बताई गई थी सेक्शन 32 में कि किसी फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कराया जाना। सेक्शन 33 में बताया गया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सेम चीज है, फ्यूचर का इवेंट है और अनसर्टेन इवेंट है, लेकिन उसके घटित न होने पर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकते हैं। 32 में इवेंट का होना जरूरी है इन्फोर्समेंट के लिए, 33 में इवेंट का न होना जरूरी है इन्फोर्समेंट के लिए। अब जो है इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं कि 33 में क्या मतलब बनता है कि किसी इवेंट के न होने पर आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएंगे। तो सपोज करिए कि क जो है वो एक एग्रीमेंट करता है कि यदि अमुक पोत जो है, जैसे कोई शिप है, कोई कार्गो है जो माल लदा हुआ है जहाज पे, और क यदि एग्रीमेंट करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा। ऐसा को एग्रीमेंट करता है कि एक फलाना जो है अमुक पोत जो है वो वापस नहीं आता है, यदि समुद्र में ही रह जाता है तो वह ख को एक धनराशि देता है। अब वह पोत डूब जाता है, संविदा का इन्फोर्समेंट जो है पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। स्पष्ट है? यानी कि घटना के घटित न होने पर जो है यह संविदा का इन्फोर्समेंट कराया जाता है। अर्थात पोत के वापस न आने पर इस संविदा को जो है आप इन्फोर्स करा सकते हैं। यदि पोत वापस आ जाए तो इस संविदा का इन्फोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही पोत डूब जाता है
ख जो है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट करा सकता है। तो आई होप कि 31 के डिफिनीशंस को आपने समझ लिया। 32 में जो है आपने देखा कि कोई इवेंट के हो जाने पर हम कैसे संविदा को इन्फोर्स कराते हैं। 33 में देखा कि इवेंट के न होने पर हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी आने वाली लेक्चर आपको मिस ना होने पाए। और आपके जो भी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उनको उनको सॉल्व करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।